Welcome to Nerdy Side. Welcome to Nerdy Side. Chapter 8. Cell, the Unit of Life. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे सबसे बेसिक सवाल से कि सेल आखिर है क्या और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। फिर हम दो मेजर टाइप के सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे। इसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर घुसेंगे, उसके बाउंड्रीज, उसका इंटरनल नेटवर्क और उसके पावर पैक्ड ऑर्गेनेलीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को डिटेल में देखेंगे। और हाँ, एंड में हम एग्जाम के लिए सब कुछ रिवाइज करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका एक भी मार्क न कटे। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर। सेक्शन 1, व्हाट इज अ सेल, यानी द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये सेल है क्या? देखो, आप अपने चारों तरफ जो भी जिंदा चीज देखते हैं, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बड़ा सा पेड़, वो सब एक बेसिक चीज से बनी है और वो है सेल। एनसीईआरटी की डेफिनेशन बिल्कुल साफ कहती है कि सेल द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। इसका सीधा सा मतलब है सेल ही लाइफ का स्ट्रक्चर बनाता है और लाइफ के सारे जरूरी काम भी करता है। सोचो, एक अकेला सेल जैसे अमीबा अकेले जिंदा रह सकता है, वो सांस भी लेता है, खाना भी डाइजेस्ट करता है, सब कुछ। इसलिए एक पूरे सेल से कम कुछ भी इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकता। चलो अब थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट और उनके काम सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले थे एंटनी वॉन लेवेनहोक। इन्होंने पहली बार एक जिंदा सेल को देखा और डिस्क्राइब किया। फिर काफी टाइम बाद रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक गाढ़ी सी चीज डिस्कवर की, जिसे हम आज न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। फिर शुरू हुई सेल थियरी की कहानी। 1838 में एक जर्मन बॉटैनिस्ट मथियास श्लाइडन ने कहा कि भाई सारे प्लांट्स तो सेल से बने हैं। लगभग उसी टाइम 1839 में एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान ने कहा कि अरे एनिमल्स भी तो सेल से ही बने हैं। दोनों ने मिलकर सेल थियरी दी, लेकिन एक सवाल अधूरा था, नए सेल्स आते कहां से हैं? इस पजल को सॉल्व किया रुडोल्फ विर्चोव ने 1855 में। उन्होंने एक फेमस लाइन कही, ओमनी सेल्यूलर ई सेल्यूला। इसका मतलब हर नया सेल एक पुराने पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। तो विर्शॉ की इस जबरदस्त डिस्कवरी के बाद आई हमारी मॉडर्न सेल थ्योरी। इसके बस दो सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स या उनके प्रोडक्ट से बने हैं। और दूसरा, सारे नए सेल्स हमेशा पुराने सेल से ही बनते हैं। सिंपल एज दैट। बायोलॉजी का आधार हैं ये दो लाइंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सप्लेन्ड। इन्हें हम द सिंपल ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। तो अब हम सेल्स के टाइप्स देखेंगे और शुरुआत करेंगे सबसे सिंपल वाले से, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स से। प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी पुराने टाइप के। इनका स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है, वो साइटोप्लाज्म में ही एक जगह इकट्ठा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। और तो और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर जैसे आलीशान मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। हाँ, प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम जरूर होते हैं, लेकिन वो 70S टाइप के होते हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन आल्गे। अब ये जो स्लाइड है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये आपके एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है। चलिए जल्दी से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को कंपेयर करते हैं। देखो, न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में 80S। साइज, प्रोकैरियोट्स आमतौर पर छोटे होते हैं। और आखिर में जेनेटिक मटेरियल, प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल लीनियर डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये डिफरेंस। ओके, प्रोकैरियोट्स के बाद अब टाइम है आगे बढ़ने का। सेक्शन 3, यूकैरियोटिक सेल बाउंड्रीज, यानी वॉल्स एंड गेट्स। अब हम कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स की दुनिया में एंटर कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे उनकी सबसे बाहरी लेयर्स से। तो हर सेल के बाहर एक पतली सी बाउंड्री होती है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जो सबसे फेमस मॉडल है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल कहता है कि मेम्ब्रेन एक समुंदर जैसी है जो लिपिड्स की बनी है, और इसमें प्रोटीन्स आइसबर्ग्स की तरह तैर रहे हैं। सिंपल है ना? इसका मेन काम है सेल का गेटकीपर बनना। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब ये डिसाइड करती है कि किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाना है। ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है, पैसिव जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, चीजें हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं, और दूसरा एक्टिव
जिसमें सेल को अपनी एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है चीज़ों को उल्टा यानी लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजने के लिए। और हाँ, एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जब ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज की मेम्ब्रेन को स्टडी किया गया तो पता चला कि उसमें लगभग 52% प्रोटीन होता है और उसी मेम्ब्रेन में करीब 40% लिपिड्स पाए जाते हैं। ये 52% प्रोटीन और 40% लिपिड वाला फिगर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, सो मेक श्योर यू रिमेंबर इट। चलिए अब सेल के और अंदर चलते हैं। सेक्शन 4 द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इससे आप सेल का इंटरनल नेटवर्क या ट्रैफिक सिस्टम भी समझ सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER साइटोप्लाज्म में फैले हुए मेम्ब्रेन्स का एक जाल है। ये दो तरह का होता है। पहला है रफ ER या RER। इसकी सरफेस रफ इसलिए होती है क्योंकि इस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स चिपके होते हैं, और जहां राइबोसोम्स होंगे वहां क्या बनेगा? बिल्कुल सही, प्रोटीन्स। तो RER का काम है प्रोटीन बनाना। दूसरा है स्मूथ ER या SER। इसकी सरफेस जैसा नाम से ही क्लियर है, स्मूथ होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं होते। इसका मेन काम है लिपिड्स और स्टीरॉयडल हार्मोन्स बनाना। तो एक तरह से ER सेल की प्रोटीन और लिपिड फैक्ट्री है। तो चलिए अब एक प्रोटीन की जर्नी को फॉलो करते हैं। मान लीजिए एक प्रोटीन RER के राइबोसोम पर बना। अब ये यहां से निकलकर जाएगा गोल्गी एपैरेटस के पास। गोल्गी एपैरेटस को आप सेल का पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। यहाँ प्रोटीन की थोड़ी फिनिशिंग होती है, उसकी सॉर्टिंग होती है और उसे आगे भेजने के लिए पैकेज किया जाता है। फाइनली ये पैकेज प्रोटीन छोटे छोटे बबल्स यानी वेसिकल्स में बंद होकर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। इस सिस्टम का एक और हिस्सा है वैक्यूल। इसको आप सेल का स्टोरेज टैंक या कचरा घर भी कह सकते हैं। ये एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्पेस है जिसमें पानी, सेल सैप और वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा होते हैं। वैक्यूल की इस मेम्ब्रेन का एक स्पेशल नाम है टोनोप्लास्ट। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्लांट सेल्स में तो वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि वह सेल का 90% तक हिस्सा घेर लेता है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, की यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स यानी सेल के स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स। अब हम उन ऑर्गेनेल्स को देखेंगे जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन सेल के जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और ये रहा सेल का पावर हाउस, द माइटोकॉन्ड्रियन। चलिए इसके डायग्राम को आराम से समझते हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है, मतलब इसके पास दो लेयर्स हैं, एक आउटर और एक इनर। देखो, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। और ये फोल्ड्स क्यों हैं? सोचो, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा एनर्जी यानी ATP बनेगी। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसे मैट्रिक्स कहते हैं। यहीं पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एक सबसे मज़ेदार बात, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA और राइबोसोम्स भी होते हैं। इसीलिए ये सेमी ऑटोनॉमस है, यानी अपना काम काफ़ी हद तक खुद संभाल लेता है। अब बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये ऑर्गेनेल आपको सिर्फ प्लांट सेल्स और यूग्लिनॉइड्स में मिलेगा। पिगमेंट्स के हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट्स, जिनके अंदर हरा पिगमेंट यानी क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब पौधों के लिए खाना बनाते हैं। दूसरे हैं क्रोमोप्लास्ट्स। इनमें येलो, ऑरेंज, रेड पिगमेंट्स होते हैं जो फलों और फूलों को रंग देते हैं। और तीसरे हैं ल्यूकोप्लास्ट्स। ये बेचारे कलरलेस होते हैं और इनका काम है चीज़ें स्टोर करना। जैसे एमाइलोप्लास्ट्स स्टार्च स्टोर करते हैं, एलायोप्लास्ट्स ऑयल और एलोरोप्लास्ट्स प्रोटीन स्टोर करते हैं। और अब आते हैं सेल के हेडक्वार्टर, उसके ब्रेन पर, द न्यूक्लियस। इसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अंदर होता है सेल का सारा जेनेटिक मटेरियल जो क्रोमैटिन के धागों की तरह फैला रहता है। ये भी एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसमें छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स हैं। इन पोर्स से ही चीजें न्यूक्लियस के अंदर बाहर आती जाती हैं। जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट, आपके एक छोटे से ह्यूमन सेल के अंदर लगभग 2 मीटर लंबा DNA का धागा इन क्रोमोसोम्स में पैक होता है। अमेजिंग, इजंट इट? चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6 रीकैप एंड एग्जाम प्रैक्टिस। यहां हम सारे कॉन्सेप्ट्स को लॉक करेंगे और एग्जाम के लिए तैयार होंगे। लेट्स गो। कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं और हमें उनसे बचना है। पहला है क्रिस्टे और सिस्टर्नी में कंफ्यूजन। याद रखो, क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और सिस्टर्ने गोल्गी में। दूसरी गलती, ये भूल जाना कि प्रोकैरियोट्स के पास राइबोसोम्स होते हैं, सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते। तीसरा, SER और RER के फंक्शंस मिक्स कर देना। SER लिपिड्स बनाता है
RER प्रोटीन्स। और आखिरी, सभी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। हमारे यानी एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो चलिए अब एक सैंपल एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी से है। सवाल है, नेम 2 सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज 2 ऑर्गेनेल्स? स्टेट देयर फंक्शंस एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम्स ऑफ बोथ। ये एक टिपिकल 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो इसका परफेक्ट आंसर कैसे लिखे कि पूरे मार्क्स मिले? स्टेप 1, सबसे पहले दोनों ऑर्गेनेल्स के नाम लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट्स। स्टेप 2, माइटोकॉन्ड्रिया की हेडिंग डालो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, डबल मेम्ब्रेन, क्रिस्टे, मैट्रिक्स, अपना डीएनए एटसेट्रा। उसका फंक्शन बताओ, एटीपी प्रोडक्शन, और एक साफ सुथरा वेल लेबल्ड डायग्राम बनाओ। स्टेप 3, सेम चीज क्लोरोप्लास्ट के लिए करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, डबल मेम्ब्रेन, थाइलेकॉइड्स, ग्राना, स्ट्रोमा एटसेट्रा। उसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस, और उसका भी एक नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। अगर आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो इस लेक्चर के साथ हमने सेल के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और एनसीईआरटी पॉइंट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आखिर में हम वापस उसी एक लाइन पर आते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की पूरी कहानी इसी एक छोटी सी यूनिट से शुरू और खत्म होती है। हमने ये तो समझ लिया कि सेल एक फैक्ट्री की तरह है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये फैक्ट्री ये कैसे डिसाइड करती है कि अब ग्रो करना है या एक और नई फैक्ट्री बनानी है? यही कहानी है सेल साइकिल और सेल डिवीजन की, और इसको हम समझेंगे अपने अगले सेशन में।